गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, यानी बाजेंटाइन साम्राज्य यानी रोमन साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरीके से जो प्रारंभिक युगीन रोमन साम्राज्य था उसका किस तरीके से विकास हुआ, उसकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक दशा कैसी थी। उसके बाद हमने उत्तर युगीन रोमन साम्राज्य में मैंने देखा कि डिक्लोशियन किस प्रकार से महान सम्राट बना और उसके बाद कास्टेटाइन किस प्रकार से महान सम्राट बना। लेकिन बात यह है कि इन सम्राटों के बाद में जो इसकी पूर्वी शाखा थी 1453 तक आते आते इसका पतन होने लगा। एक इतनी बड़ी विशाल सभ्यता जो हजारों वर्षों तक जीवित रही, लेकिन ऐसी सभ्यता का भी बाद में चल करके पतन हो गया। तो ऐसा क्या कारण रहा कि इसका पतन हो गया? आइए हम लोग उन पतन के कारणों पर आज विधिवत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो साम्यवादी थे या जो समाजवादी थे, इनके विचारों को हम लोग आज जानेंगे कि इन्होंने कहा है कि किस तरीके से जो ये साम्यवादी जो थे, ये जो समाजवादी थे, तो इनके हिसाब से इस सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। तो इन्होंने कहा कि रोम साम्राज्य में जो धनी वर्ग था, धनी वर्ग और निर्धन वर्ग, धनी वर्ग और निर्धन वर्ग, इन दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष हुआ। इन दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष हुआ जिससे इस सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन एक दूसरे शब्दों में हम बात करें तो दूसरे शब्दों में जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे, जो विचारक थे, उन्होंने कहा कि रोम साम्राज्य में औद्योगिकरण नहीं था। रोम साम्राज्य में औद्योगिकरण नहीं था, यही इसके पतन का कारण बनेगा, ये बताया। लेकिन कुछ जो ईसाई लेखक थे, इन्होंने बताया कि रोम साम्राज्य के जो पतन का कारण था वो धनी वर्ग और निर्धन वर्ग के बीच संघर्ष नहीं था, वो औद्योगिकरण नहीं था। वो जो मूल कारण था वो था धार्मिक कट्टरता। जो धार्मिक कट्टरता आ गई थी रोम साम्राज्य में, जो धार्मिक कट्टरता आ गई थी, मैं कह सकता हूं जो क्रूरता आ गई थी इन लोगों में, उससे क्या होने लगा था, लोगों का नैतिक ह्रास होने लगा था। नैतिक ह्रास होने से जो है रोम साम्राज्य के पतन का कारण हुआ। तो ये कुछ ईसाई लेखक जो थे या साम्यवादी थे, जो समाजवादी थे, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। लेकिन वास्तव में जो रियल कारण क्या थे, हम लोग उन रियल कारणों पर बात करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले यानी नंबर 1 पर बात करेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या हुए जिसके कारण से जो रोम साम्राज्य था उसका पतन हुआ। तो सबसे पहला कारण हम लोग लिखेंगे साम्राज्य की विशालता। देखिएगा, साम्राज्य की विशालता चित्र के माध्यम से भी हम लोग आज देखते हुए चलेंगे कि जो रोम साम्राज्य था वो बहुत ही विशाल हो गया था। मान लीजिए इतना विशाल हो गया, तो इससे क्या हुआ कि जब अयोग्य राजा आए, जब तक योग्य राजा थे तब तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब अयोग्य राजा आए तो साम्राज्य चूंकि विशाल था तो उसके प्रांतों में धीरे धीरे विद्रोह होने लगे। मान लीजिए ये प्रांत हैं और ये एक पूरा विशाल साम्राज्य है। इस चित्र को मैंने एक विशाल साम्राज्य के अंतर्गत मान लिया कि ये पूरा एक रोम साम्राज्य है और उसके ये प्रांत हैं, और इन प्रांतों में धीरे धीरे विद्रोह होने लगे और आगे चल करके ये प्रांत धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। और जब स्वतंत्र होने लगे तो इससे क्या हुआ कि जो है रोम साम्राज्य का पतन हुआ। दूसरा कारण हम लोग देखेंगे कि सम्राटों की निरंकुशता। सम्राटों की निरंकुशता राजनीतिक कारण के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। दूसरा कारण सम्राटों की निरंकुशता। जो रोम के जो सम्राट थे वो निरंकुश थे। देखिएगा, जो रोम के जो सम्राट थे
निरंकुश थे, अर्थात स्वेच्छाचारी थे। ये किसी भी व्यक्ति की बातों को नहीं सुनते थे, यानी जो इनके मन में आता था वो ये करते थे। कुल मिलाकर कह सकता हूं कि दैवी अधिकारों के सिद्धांतों का प्रयोग करते थे, स्वयं के पद को देवता के समान मानते थे, राजत्व सिद्धांत को ये लागू करते थे। जिस कारण क्या हुआ कि जो यहाँ के जो लोग थे उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, लोगों की जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता थी, धीरे धीरे उसका पतन होने लगा। लोग राजा के निरंकुश ये जो है स्वेच्छाचारी शासन या स्वरूप या जो उनके दैवीय अधिकारों का जो प्रयोग होता था, उसकी वजह से लोग अपनी बातों को खुलकर नहीं कह पाते थे, वो मन मसोस कर रह जाते थे, जिससे लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हुआ और जो आगे चलकर रोम साम्राज्य के पतन का कारण बना। दूसरी चीज मैं देखता हूं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ रोम में जो सीनेट हुआ करती थी, सीनेट में जो जनप्रतिनिधि जाते थे, यानी जो जनता के द्वारा चुनकर लोग जाते थे, वो जनता की बातों को वहां पर रखते थे। धीरे धीरे जब राजा निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो गए तो उन्होंने सीनेट को ही खत्म कर दिया। इससे जो जनता की आवाज थी वहां तक जाए पहुंचना बंद हो गई। इससे क्या हुआ कि जो है आगे चलकर रोम साम्राज्य का पतन हो गया। राजनीतिक कारण के अंतर्गत हम लोग तीसरे कारण पे चर्चा करेंगे कि तीसरा कारण है सम्राटों की निरंकुशता। इस तीसरा कारण है उत्तराधिकार के नियम का निश्चित न होना। उत्तराधिकार के नियम का निश्चित ना होना, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। होता क्या था कि जब कोई सम्राट जो होता था, जो योग्य सम्राट होते थे, जैसे ही किसी सम्राट की मृत्यु होती थी, क्या होता था कि उस राज्य में गृह युद्ध छिड़ जाता था। जैसे ही किसी सम्राट की मृत्यु होती थी उस राज्य में गृह युद्ध छिड़ जाता था, यानी राजा बनने के लिए, सम्राट बनने के लिए जो क्या होता था, जो है गृह युद्ध छिड़ जाता था। और ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि जब गृह युद्ध छिड़ता था तो जो विद्रोही होते थे, यानी जो कह सकते हैं जो विद्रोही होते थे वो सक्रिय हो जाते थे, यानी जो विरोधी होते थे, विद्रोही सेना होती थी, वो सक्रिय हो जाते थे। और राज्य में क्या होता था, गुटबंदी होने लगती थी। राज्य में गुटबंदी होने लगती थी, यानी लोग अपने गुट के व्यक्ति को राजा बनाना चाहते थे। जो विद्रोही सेना होती थी, जो बाहर के, जो राज्य के बाहर के, जो प्रदेश के जो लोग होते थे, वो सेना सक्रिय हो जाती थी और वो राज्य पर आक्रमण करने का मौका ढूंढने लगती थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि जो है अव्यवस्था फैल जाती थी। और यही कारण रहा कि आगे चल करके जो है रोम साम्राज्य जो है पतन की ओर अग्रसित हुआ। आगे हम लोग देखेंगे चौथा कारण क्या था कि जो सम्राट होते थे, सम्राटों की साम्राज्यवादी नीति, सम्राटों की जो साम्राज्यवादी जो नीति थी, इसके बारे में क्या होता था कि जब भी रोम में कोई सम्राट राजा बनता था तो उसका मुख्य, यानी जो भी कोई व्यक्ति सम्राट बनता था तो उसका मुख्य ध्येय होता था कि वो साम्राज्य का विस्तार करे। यानी बहुत सारे ये प्रदेश, ये जो चित्र मैं बना रहा हूं ये प्रदेश हैं, तो इन प्रदेशों को वो जीते और जीत करके रोमन साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम करे। यानी जो सम्राट होते थे वो धीरे धीरे क्या करते थे, साम्राज्य की ओर जो है अपना रुख बढ़ाते थे। इससे क्या होता था कि उनको युद्ध करना पड़ता था। जब निरंतर युद्ध होते रहते थे तो उससे क्या होता था कि वहां पर जो राजकोष होता था वो खाली हो जाता था। तो राजकोष को भरने के लिए जो वहां की जनता थी उसके ऊपर टैक्स लगाए जाते थे, तो जनता जो है वो परेशान हो जाती थी, मुद्रा नीति जो थी वो नीचे आ जाती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां की जो जनता थी वो इन राजा के इन कार्यों से धीरे धीरे दबने लगी, उसके अंदर आक्रोश की ज्वाला जो है भड़कने लगी। और एक ऐसा समय आया कि जनता जब ज्यादा करों के बोझ तले दब गई तो उसने अचानक आकर के विद्रोह कर दिया, जो रोम साम्राज्य के पतन का कारण बना। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि जो है जो सम्राटों की जो निरंकुशता थी, उत्तराधिकार के नियम का जो निश्चितता नहीं थी, सम्राटों की जो साम्राज्यवादी नीति थी, ये बहुत सारे कारण हैं जो रोम के जो है पतन के कारण। नीति कारणों में हम आगे देखेंगे कि तत्कालीन शासकों की अयोग्यता।
तो हुआ यह था कि पूरे रोम साम्राज्य में अगर गिनती पर हम बात करें तो 2 से 3 4 शासक जो थे वो बहुत ही योग्य शासक थे, जिसमें हम बात करेंगे अगस्टस। तो अगस्टस के बारे में कहा जाता है कि इसने रोम साम्राज्य का जो है विस्तार किया। डियोक्लेशियन, इसको महान शासक कहा गया। कॉन्स्टेंटाइन, ये भी महान शासक था, इसने डियोक्लेशियन के कार्यों को आगे बढ़ाया, यानी मजबूती के साथ बढ़ाया। और कॉन्स्टेंटाइन वही महान, अंतिम महान शासक मैं कहूंगा, जिसके बाद में जो रोमन साम्राज्य था वो 1150 वर्षों तक जीवित रहा। लेकिन उसके बाद में कुछ शासक और आएंगे जो अयोग्य होंगे, जिनके बारे में हम लोग जानेंगे कि जैसे टाइबेरियन, इसके बारे में कहा गया यह अत्यंत ही क्रूर शासक था। नीरो के बारे में कहा गया है कि यह बहुत ही उदासीन प्रवृत्ति का शासक था, इसको राज्य से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था। जैसे कुतुबुद्दीन का पुत्र आराम शाह था, उसका नाम ही आराम शाह था, वो गद्दी पर आराम करता था, यानी राज्य के प्रति उदासीन था। नीरो के बारे में कहा गया कि जब रोम जल रहा था तो ये बांसुरी बजा रहा था, तो इसके बारे में तो ऐसा कहा गया। कमोडियस के बारे में कहा गया कि यह बहुत ही भ्रष्टाचारी टाइप का शासक था, भ्रष्टाचार में लिप्त रहता था। मैक्सिमम के बारे में कहा गया कि यह अति क्रूर शासक था, अति क्रूर शासक था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि रोमन साम्राज्य में जो इसके अयोग्य शासक आएंगे वही इसके पतन का कारण बनेंगे। आगे हम लोग सैनिक कारणों पे बात करेंगे। दूसरा कारण है सैनिक कारण। सैनिक कारण में हम लोग देखेंगे, हालांकि जो रोमन साम्राज्य था उसमें सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा विशाल थी, यानी रोमन साम्राज्य में सेना तो बहुत विशाल थी, लेकिन इतनी बड़ी विशाल सेना को संचालित कर पाना और उसे आगे बढ़ा पाना, यह भी एक बहुत बड़ी कला थी। जैसे विशाल जो सेना थी, इसमें क्या हुआ था कि जो इटली के सैनिक शामिल होने लगे थे, जो इटली के सैनिक शामिल होते थे, ये सैनिक दोषपूर्ण थे, ये सैनिक दोषपूर्ण थे। इस सेना में जो अश्व सेना थी, अश्व सेना में जो जर्मन सैनिक होते थे, इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था, महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। दूसरे, जो बर्बर जाति होती थी, बर्बर जाति, बर्बर जातियों को भी सैनिक बनाया गया, सैनिक बनाया गया। इससे क्या हानि हुई कि जो जर्मन सेना थी या ये जो बर्बर सैनिक थे, इनकी क्रूरता से प्रभावित होकर के इनको सैनिक बना दिया गया। तो इन लोगों में क्या था कि देशभक्ति की कमी थी, प्राय इनमें राष्ट्रवाद की कमी थी, राष्ट्र प्रेम तो जीरो के बराबर था। दूसरी बात, ये निरंतर वेतन वृद्धि की ही बात किया करते थे, दूसरी कोई बात करते ही नहीं थे। तो ये समस्या थी। दूसरी समस्या क्या थी कि जो प्रांतीय सेनाएं होती थी, ये मान लीजिए प्रांतीय सेनाएं, प्रांतीय सेनाएं हैं, ये क्या करती थी, ये समय समय पर विद्रोह कर देती थी। अपने वहां के जो इनके प्रांतपति होते थे उनके नेतृत्व में समय समय पर विद्रोह कर देती थी। तो इस प्रकार मैं कहूंगा कि सेना का जो एक संगठित रूप होना चाहिए, जो एक विशाल रूप होना चाहिए, जो एक केंद्रीकृत शासन, सेना का अपना एक अलग शासन होना चाहिए, ऐसे स्वरूप की वहां पे हमें कमी दिखाई दी। और कहते ना कि जिस देश की सेना मजबूत होगी वो देश आंतरिक रूप से और बाहरी दोनों रूपों से बहुत ज्यादा मजबूत होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि वहां सेना में दोष उत्पन्न हो गए समय के साथ में, और जो आगे चल करके रोमन साम्राज्य के पतन का कारण बनेंगे, क्योंकि सैनिक विद्रोह करेंगे। जो यहाँ पर बर्बर जाति और जर्मन सैनिक हैं, इनमें देशभक्ति की कमी होगी, ये वेतन की बात करेंगे अर्थात युद्ध की ओर विशेष ध्यान नहीं देंगे। इटली के सैनिक पहले से ही दोषपूर्ण थे। इस प्रकार कहूंगा कि पूरी सेना जो थी, ओवरऑल मैं बात करूं तो पूरी सेना दोषपूर्ण थी। तो जब सेना ही दोषपूर्ण है तो रोम का पतन होना आवश्यक है, अवश्य भावी हो गया। तीसरा कारण था
आर्थिक नीति। आर्थिक नीति देखिए किस प्रकार से रोम के पतन में उत्तरदायी बनी। रोम में क्या था कि राजाओं का निरंकुश शासन था। राजा स्वेच्छाचारी थे, दैवीय अधिकारों का प्रयोग करते थे। तो जो राजा होते थे यानी जो सम्राट होते थे, अब इनको आप समझिए, ये क्या करते थे, निरंतर युद्ध करते रहते थे। निरंतर युद्ध करते रहते थे। तो जब ये निरंतर युद्ध करेंगे तो धन खर्च होगा सेना पे। जब धन खर्च होगा तो इसका भार पड़ेगा राजकोष पे। जब ये भार पड़ेगा राजकोष पे तो राजकोष को पूरा करने के लिए करों में वृद्धि करेंगे। सिंपल सी बात है, करों में वृद्धि करेंगे। और जब करों में वृद्धि करेंगे, और कर प्रणाली है कैसी, कर प्रणाली पहले से दोषपूर्ण है, तो क्या करों में वृद्धि होगी? नहीं होगी। युद्ध करना इनको आवश्यक है क्योंकि उनको साम्राज्य विस्तार करना ही करना है। तो ऐसी स्थिति में किसान मारा जाएगा, गरीब मारा जाएगा। जब मारा जाएगा तो सम्राट के खिलाफ आवाज उठाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, अगली बात क्या हुई, जब करों में वृद्धि हो गई तो राज्य में बेरोजगारी उत्पन्न हो गई। लोग बेरोजगार हो गए, लोगों का उत्पीड़न प्रारंभ हो गया। ठीक है, बेरोजगारी उत्पन्न हो गई। दूसरे लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के जो रोजगार थे समाप्त हो गए। जो नई कृषि नीति आ गई, नई कृषि नीति आ गई, इस नीति में क्या हुआ कि जो किसान थे उनकी भूमि को निश्चित कर दिया गया। भूमि निश्चित कर दिया गया कि तुम इससे ज्यादा भूमि नहीं ले सकते हो, इतनी भूमि पर आप खेती कीजिए। धीरे धीरे क्या हुआ कि नई कृषि नीति ऐसी नीति थी कि जो किसान थे ये किसान की बजाय कृषि दास बनने लगे। ये धीरे धीरे कृषि दास बन गए। ये जो अमीर वर्ग के लोग होते थे उनके नौकर बन के रह गए। तो इस प्रकार देखिए कि वहां पर आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई, किसान गरीब हो गए, बेरोजगारी बेरोजगारी हो गई, रोजगार समाप्त हो गए, कर प्रणाली दोषपूर्ण थी, जिससे पूरे रोम में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई, जो आगे चल करके रोम साम्राज्य के पतन का कारण बनी। अगला कारण हम लोग देखेंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रोम का साम्राज्य कैसा था, यानी समाज कैसा था। तो इस चित्र को आप ध्यान दीजिए। रोम का समाज 4 भागों में डिवाइड था। प्रथम वर्ग कौन सा था? इसको कहते थे अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग था। दूसरा वर्ग कौन सा था? व्यापारी वर्ग था। तीसरा वर्ग कौन सा था? जनसाधारण वर्ग था। चौथा वर्ग कौन था? दास वर्ग था। अब हम लोग अभिजात वर्ग की बात करेंगे। अभिजात वर्ग जो था इसमें कौन कौन लोग आते थे? तो देखिए, राजा आते थे, राजा के जो परिवार के मेंबर होते थे वे आते थे, पुरोहित जो होते थे वे आते थे, अधिकारी भी इसी वर्ग में आते थे, सामंत भी इसी वर्ग में आते थे, व्यापारी, और इन लोगों का जो इन लोगों के पास जो धन था वो अपार था, यानी भारी मात्रा में था, और प्लस इनका जो जीवन था वो ऑलरेडी विलासी जीवन था, बहुत ही विलासी जीवन जीते थे। व्यापारी वर्ग की बात करें तो इनके पास भी धन अपार था और ये भी विलासी जीवन जीते थे। अब बात आई साधारण वर्ग की। तो यह वर्ग जो था, यह जो वर्ग था यह परिश्रमी वर्ग था, यानी बहुत ही मेहनत करता था, मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग थे। तो अब क्या हुआ कि जब वहां पर जो कर प्रणाली थी वो दोषपूर्ण थी। इस वर्ग में जो किसान थे वो सीधे सीधे कृषिदास बनने लगे, व्यापार जीरो हो गया था, बेरोजगारी बढ़ गई थी, रोजगार समाप्त हो गए थे। इसका मतलब कि इस वर्ग के पास जो था वो धन की पहुंच ज्यादा थी। तो ये जो वर्ग है
ये अधिक धनी होने लगा। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि जो साम्यवादी और समाजवादी थे, उन्होंने कहा था कि जो रोम साम्राज्य का जो पतन हुआ है उसका मूल कारण यही है कि जो धनी थे वो और अधिक धनी हो गए, जो गरीब थे और अधिक गरीब हो गए। तो वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि ये लोग वर्ग जो था ये अधिक धनी होता चला गया, और जो ये नीचे वाला वर्ग था ये धीरे धीरे और क्या हो गया, और गरीब होने लगा। ठीक है, यानी ये वर्ग बहुत ही धनी होने लगा और ये वाला जो वर्ग है ये निर्धन होने लगा। तो जब ये निरंतर निर्धन होने लगा तो इन दोनों वर्गों के बीच, अच्छा इसकी बात करें तो इसकी तो ऑलरेडी दशा बहुत ही सोचनी थी, इसकी दशा तो समाज में पहले से ही सोचनी थी। अब बात आती है कि जो अभिजात वर्ग और व्यापारी वर्ग ये धनी वर्ग था, और जो जनसाधारण वर्ग ये निर्धन होने लगा धीरे धीरे निर्धन। तो इन लोगों के बीच में क्या हुआ कि वर्ग संघर्ष का जन्म हुआ, यानी धनी अधिक धनी हुए और निर्धन हुए, तो इन दोनों के बीच में खाई बन गई, यानी वर्ग संघर्ष का जन्म हुआ। यानी ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। इससे क्या हुआ कि इस वर्ग का जो धीरे धीरे नैतिक पतन होने लगा, और इस वर्ग का जो भी है कुल मिलाकर वर्ग संघर्ष के कारण नैतिक पतन देखने को मिला, जो आगे चलकर रोम साम्राज्य के पतन का कारण बना। तो दोनों वर्गों का पतन हुआ तो रोम का भी पतन हुआ। अगर धार्मिक कारण की हम लोग बात करें तो धार्मिक कारण में क्या था कि जो पहले रोम था वहां पर प्राचीन देवी देवताओं की पूजा होती थी। प्राचीन देवी देवता जो होते थे की पूजा होती थी। लेकिन क्या हुआ कि जब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो इस प्राचीन देवी देवता की जो पूजा थी, यानी जो मूर्ति पूजा थी, इस पर कंप्लीटली प्रतिबंध लगा दिया गया। और इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ईसाई धर्म में कैथोलिक धर्म को अपनाया गया। कैथोलिक धर्म चूंकि आडंबर रहित, कर्मकांड रहित, सहित धर्म था, तो कैथोलिक धर्म अपनाया गया और कैथोलिक धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया गया। और जो ईसाई कैथोलिक धर्म को मानते थे उनको राज्य की ओर से विशेष सुविधाएं दी जाती थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि जो लोग कैथोलिक धर्म को अपना लेते थे उनको विशेष सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन जो कैथोलिक धर्म को नहीं अपनाते थे उनको विशेष सुविधाएं नहीं दी जाती थी। तो इस प्रकार जब उसके प्राचीन देवी देवताओं की पूजा करने पर रोक लगा दिया गया, इससे क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग थे उनमें राष्ट्रवाद की कमी आ गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नए कैथोलिक धर्म से नहीं जुड़ पा रहे थे, कहीं ना कहीं मन से नहीं जुड़ पा रहे थे इस धर्म से। तो उनको ये चीज बहुत खराब लगती थी कि हमारे जो देवी देवता हैं उनकी पूजा हमें करने नहीं दिया जाता था। तो उनके अंदर राष्ट्रवाद की कमी हुई और आगे चल करके यही जो धार्मिक कारण है ये भी रोम साम्राज्य के पतन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएगा। अंतिम कारण देखेंगे, अंतिम कारण है वाह्य आक्रमण। जब रोम के, भी हमने बताया कि रोम में कुछ गिने चुने राजा ही जो थे वो महान हुए, जैसे अगस्टस, डियोक्लेशियन, कॉन्स्टेंटाइन। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे राजा हुए जो अयोग्य थे। तो इन अयोग्य राजाओं की अयोग्यता का लाभ उठा करके कुछ ऐसी जातियां थी जिन्होंने, जो रोम के बाहर बसती थी, उन्होंने रोम पर आक्रमण किया। इन जातियों में मैं कुछ जातियों का नाम लेना चाहूंगा, जैसे फ्रैंक जाति थी, दूसरे वांडाल, ये भी एक जाति थी, तीसरे हुण, और हुणों का आक्रमण आपके भारत में भी हुआ था गुप्त काल में, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रैंक, वांडाल और हुण। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह हुई कि जब इन जातियों ने राजा की अयोग्यता का लाभ उठाकर रोम में आक्रमण किया, तो आक्रमण करने के बाद वहां के जो राजा थे उन्होंने इनको उसी रोम में बसने की इजाजत दे दी, यानी इनसे भी कहा कि तुम भी यहीं पर रहो। और जब इनको बसने की इजाजत मिली, ये वहीं पर रहने लगी, तो इन्होंने आगे चल करके वहां की राजनीति में हस्तक्षेप किया और वहां की जो एक व्यवस्था जो चली आ रही थी उस व्यवस्था को पथभ्रष्ट करने का काम किया। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि जो बाह्य आक्रमण था उसने भी रोम साम्राज्य के पतन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जिस प्रकार से हुणों ने रोम साम्राज्य पर आक्रमण किया, उस प्रकार हुणों ने
भारत में भी गुप्त काल में जो है आक्रमण किया था, तो हुणों के आक्रमण से गुप्त काल का विनाश हो गया था। उसी प्रकार मैं कह सकता हूँ कि हुणों के आक्रमण से रोम सभ्यता का विनाश हुआ, तो ये कहना गलत नहीं होगा। कुल मिलाकर जो बेरी आक्रमण थे, इनके कारण रोम सभ्यता का विनाश हुआ। तो ये कुछ कारण थे जिससे रोम प्राचीन सभ्यता, जो लगभग लगभग 1000 वर्षों तक निरंतर अबोध गति से चलती थी, ऐसी सभ्यता के सामने जो विश्व की कोई सभ्यताएं नहीं, यहाँ तक कि ऐसी सभ्यता को विश्व की महानतम सभ्यता की संज्ञा भी दी गई है, विश्व के इतिहास की संज्ञा दी गई है। ऐसी सभ्यता को स्वर्णिम सभ्यता भी कहा गया है। ऐसी सभ्यता जो 1 वर्षों तक अबाध गति से चलती रही, लेकिन एक समय आने पर इस सभ्यता का पतन हो गया। तो ऐसे कुछ कारण थे जो रोम की सभ्यता के पतन में कारण बने। हम लोग इतिहास का अध्ययन इसीलिए करते हैं क्योंकि जो गलतियां प्रारंभ में, यानी जो पिछले समय में जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की हैं, उन गलतियों से हम लोग सीख लें और आगे आने वाले समय में उन गलतियों को ना दोहराएं। इसलिए हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं। तो ये सब चीजों के पढ़ने का हमारा मुख्य कारण है कि क्या गलती रही जो 1000 वर्ष निरंतर चलने वाली एक बहुत बड़ी, एक विशाल संस्कृति का पतन का कारण बनी। तो क्या ऐसा रहा कि आने वाली हमारी संस्कृति का भी आगे चलकर पतन हो जाएगा? उन चीजों पर हमें विचार करना चाहिए, हमें आने वाली पीढ़ी से चर्चा करनी चाहिए। खैर, फिलहाल आगे हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है 10 मिनट का, वो हम लोग कल चर्चा करेंगे कि जो रोम की सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, उसको विश्व में उसने क्या दिया, विश्व के लोगों को उसने क्या प्रदान किया, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम लोग सेकेंड चैप्टर पर चर्चा करेंगे। तो अब आप सभी लोगों के परीक्षाएं नजदीक हैं, नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप सच्चे अर्थों में वीडियो पढ़ रहे हैं तो ये गुरुदक्षिणा है कि आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।